नमस्कार, आदाब। मैं हूं इरफान। आप हैं बोल इंडिया पर और हमारे साथ निशा सिद्धू जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन है। बहुत बहुत स्वागत है निशा सिद्धू आपका प्रोग्राम में। जी, इरफान साहब, सभी दर्शकों को, देखने वालों को, चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब और नमस्कार। जी जी। ये बताइए निशा जी, जी विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन सहायता राशि को लेकर क्या मांग है आपकी? जी, मुझे ये लगता है, मुझे या हमारे संगठन को भी, कि महिलाएं खासतौर पे राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज भी पिछड़ापन बहुत हद तक है। चाहे वो ग्रामीण परिवेश हो चाहे शहरी हो, पारंपरिक तौर तरीके आज भी उतने ही हावी हैं। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं दोबारा शादी करके अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से शुरू कर पाएं, तो इसलिए अगर उनको कुछ प्रोत्साहन राशि या इस तरह के बहुत सारी स्कीम्स सरकार शो कर रही है अलग अलग मुद्दों को लेके, कि ये गारंटी है, ये इस चीज की है, वो उस चीज की है। तो चूंकि ये लॉन्ग लाइफ का मसला है, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ इस तरह का प्रोत्साहन राशि जरूर रिलीज करनी चाहिए। जैसे बच्चों की पालनहार योजना है, यदि माता पिता नहीं है बच्चों को पालने के लिए, उनको सरकार मंथली कुछ राशि देती है। ठीक इसी तरह से ऐसी महिलाएं भी हैं, वो विधवा हो सकती हो, किन्हीं कारणों से उम्र निकल गई है, शादी नहीं कर सकती हैं। ऐसी परित्यक्ता महिलाएं हैं, तलाकशुदा हैं। तो वो नए सिरे से अपनी जिंदगी को फिर से सेटल कर सकती हैं। बेशक शादी एक उस तरह का मसला नहीं है, लोग अपने पैरों पे सक्षम हो, वो भी एक बात है रोजगार के साथ साथ। पर अपनी जिंदगी को शुरू करना है, नए सिरे से उन ख्वाबों को बुनना है, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की सरकार को मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये जो कामकाजी जो महिलाएं हैं या छात्राएं हैं, इनको पीरियड्स के दौर में छुट्टी देने के लिए क्या आप लोगों की उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ये केरला सरकार को अगर हम देखेंगे या कुछ अन्य राज्यों में भी, तो कुछ कुछ रिलीफ दिए गए हैं। तो ये महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल सा दौर होता है और ये हर महिला फेस करती है। वो कामकाजी है तो वो घर परिवार को भी संभाल के आती है, फिर अपने कार्यस्थल पे भी जाती है। छुट्टी आप भी समझते हैं कि बहुत लिमिटेड होती है, और प्राइवेट सेक्टर में तो सबसे कम छुट्टियां मिलती हैं। तो उनका वेतन भी काटा जाता है, कितना मिलता होगा। तो उसमें अगर उनको छुट्टी उनकी इंक्लूड कर दी जाए या ऐसी मदद उनको मिल जाए, तो मैं समझती हूँ कि वो महिलाएं अपने काम को, अपने जो उनके स्वस्थ है वो नहीं होगा, गिफ्ट भी मिल जाएगा। बेशक कुछ परिवारों में, कुछ राज्यों में परंपरागत एक बात है कि महिलाओं को रसोई में नहीं जाने देना जब वो पीरियड से होती हैं, कि नहीं नहीं वो तो घर का काम नहीं करेंगी। लेकिन इसकी एवज में होता क्या, उसको मंदिर में जाने से मनाही है, धार्मिक स्थान में जाने से मनाही है, उसको किचन में जाने से मनाही है, लेकिन पूरे घर के बर्तन, सारे घर के कपड़े, सारा साफ सफाई का काम तो उसी से कराया जाता है। तो एक तरफ आप उसको अछूत कह रहे हैं कि उसको टच नहीं करना है, दूसरी तरफ उसको इस तरह के कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। होना तो ये चाहिए कि जितने आयरन, कैल्शियम आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभाव हो इसमें, तो वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए, साथ में आराम होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें हो नहीं पाती हैं, तो इसलिए अगर सरकार की तरफ से इस तरह का कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि उससे काफी मदद मिलेगी। और लोगों को, जैसे ये पिंकी पैड और इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंट्री या फिल्म्स आई हैं, तो उससे एक नजरिया बदला है, सोच बदली है। तो इसमें भी महिला को एक इंसान मान के मुझे लगता है कि लोगों की सोच बदलेगी और उनको भी थोड़ा रिलीफ मिले इससे। तो इसलिए हम लोग सरकार के साथ भी यदा कदा इस मुद्दे पे बातचीत हुई है। विजन 2020-30 की बात जब हुई है, तो उसमें भी ये सारे सुझाव भेजे हैं
कितने इम्प्लीमेंट होते हैं वो बाद की बात है, सरकारों का क्या होता है रुख उसको लेके वो बात है। तो मदद तो मिलनी चाहिए, महिलाओं को इस नजरिए से देखना चाहिए कि उनकी ये इस तरह की पीड़ा या तकलीफ है जिसमें मानवीयता प्रमुखता से झलकनी चाहिए। ये जो निराश्रित महिलाएं हैं या फिर सभी वर्गों को जो आश्रय प्रदान करने वालों को देखरेख के लिए जो सहायता और प्रोत्साहन राशि की आपकी मांग है, इसके पीछे क्या लॉजिक आर्गुमेंट क्या है? अ, देखिए, ये दो तीन तरह की चीजें हैं। निराश्रित महिलाओं को सहायता राशि की अगर हम बात करते हैं, हम लोग राजस्थान सरकार के साथ 5 काउंसलिंग सेंटर्स देखते हैं। जो पहला काउंसलिंग सेंटर 2002 में खोला गया था पुलिस कोलोब्रेशन में, और फिर उसको गहलोत सरकार ने 2010 में अपने बजट में ले लिया। तो अभी पूरे राजस्थान में 247 सेंटर महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के नाम से चल रहे हैं। और चूंकि हम शुरुआत से ही जुड़े हैं, उसको खोला है, और भारत सरकार का पहला वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर भी हमारे संगठन द्वारा शुरू किया गया था निर्भया फंड से। तो उसमें जो महिलाएं आती हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बेशक घरेलू हिंसा कानून भी आ गया है, डीवीए, लेकिन उसमें भी कानून की शरण में भी जाएंगे तो वो भी बाकी कानूनों की तरह उसी ढर्रे में आ गया है। समय लगेगा, महिला को कब मदद मिलेगी, कब राहत उसको प्रदान की जाएगी। सारा कानूनी प्रोसीजर जो है वो इतना लंबा और थकाऊ हो जाता है कि महिलाएं वहां पहुंचते पहुंचते थक जाती हैं या दम तोड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार अगर उन महिलाओं को, जैसे राजस्थान के अंदर किया भी गया है कि उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी के अंदर जो तलाकशुदा हैं, लेकिन तलाकशुदा होना ही तो काफी नहीं है। ऐसी महिलाएं हैं जो तलाक भी नहीं लेती हैं और साथ भी नहीं रह पाती हैं हिंसा के चलते हुए। तो उनको फिर कैसे मदद मिलेगी? उनके लिए फिर कोई राहत का कोई प्रोविजन ही नहीं है। ऐसी अनेकों महिलाएं हैं। तो वो काउंसलिंग सेंटर पे आती हैं तो हम भी बेबस होते हैं, सिंगल विंडो की तरह काम करता है, लेकिन अगला स्टेप क्या उठाएं वो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सरकार को अपनी प्राथमिकता में तय करना चाहिए कि खाली हिंसा से निजात पाना ही काफी नहीं है। अगले स्टेप क्या होने चाहिए जिससे वो सम्मान पूर्वक आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके, क्योंकि परिवार लंबे टाइम तक साथ नहीं देता। कई बार दोनों परिवारों की तनातनी में महिला पिस जाती है। वो ना उधर की रहती हैं ना उधर की रहती हैं, उधर जाए तो मार खाती हैं, इधर जाए माँ बाप के घर तो तिरस्कार उसको मिलता है। तो उन स्थितियों में महिलाएं सम्मान से जी सकें, तो इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। महिला पर्यटकों के लिए जो सुरक्षित स्वच्छ स्थान और आवास, परिवहन और महिला गाइड और टूर पैकेज का जो सवाल है आपका, उसके पीछे क्या लॉजिक है? अ, ये पर्यटन एक आय का बहुत बड़ा स्रोत है पूरे देश के अंदर। तो राजस्थान में इतनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, इतनी जगह हैं, इतना कुछ देखने जाने समझने के लिए है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा महिलाएं परिवार के साथ आएं। बहुत बार अकेली भी आती हैं और अकेले महिलाएं भी अपने समूह में आती हैं। तो वो निर्भीक होके आ जा सके, वो सुरक्षित महसूस कर सके, वो सारी व्यवस्थाएं सरकार को अपने स्तर पे करनी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली पर्यटन डिपार्टमेंट सरकार का है, वो कोई व्यक्तिगत या निजी हाथों के अंदर नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाएं सरकार को देखनी चाहिए। वो रात्रि भ्रमण भी कई बार करती हैं, उनके साथ कोई हादसे ना हो। बहुत बार, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं बहुत छोटी सी चीज कहती हूँ कि आप कहते हैं कि गो पालन कीजिए, गाय की सुरक्षा कीजिए, लेकिन उनके जो आवारा सांड हैं वो ही उनको मार देते हैं। पर्यटकों को थोड़े पता कि इस गली से नहीं निकलना, यहाँ सांड खड़े हैं। अभी आज ही एक मैं पुरानी खबर कुछ ऐसे रीचेक कर रही थी, तो उसमें वो महिला विदेश से आई अपने भाई की डेड बॉडी लेने के लिए, क्योंकि उसके भाई को यहाँ सांड ने मार दिया। तो महिलाएं भी उससे अछूती नहीं है। बहुत बार इस तरह के हादसे होते हैं कि विदेशी पर्यटक के साथ छेड़छाड़ हो गई, विदेशी पर्यटक के साथ रेप हो गया, गैंग रेप हो गया। तो
वो चाहे विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, हर महिला की सुरक्षा जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आप बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट व्हीकल्स जो हैं वो भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो भी उसके नॉमिनल चार्जेस हैं। तो लोग उसमें इजीली अपना घूम घाम सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। ऐसे सरकार के अपने इतने गेस्ट हाउस हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और प्रॉपर तरीके से किया जा सके। और जो कंपनसेशन आपने अ, अन्य इश्यूज पे रखी हैं, वो चाहे एसिड अटैक हो, चाहे रेप केस विक्टिम्स हो, चाहे वायलेंस को लेके हो, चाहे SC ST को लेके हो, तो ऐसे कुछ कंपनसेशंस आपको पर्यटन को बढ़ावा देते हुए, इसको देखते हुए रखना चाहिए, ताकि वो पर्यटन भी हमारा बढ़े और उनको भी सुरक्षा महसूस हो। और उनका अगर रिहेबिलिटेशन की बात आए, जो उनका खामियाजा उन्होंने भुगता है, उसका भी कुछ उनको रिफंड मिल सके या मुआवजा मिल सके। ये स्नेह स्पर्श का क्या मामला है? अ, स्नेह स्पर्श ये केरला के अंदर भी पहले से लागू है। मैं और सईदा हमीद जी और आनी राजा, हम मंथ ऑफ अक्टूबर सितंबर में हम तीनों लोग कोची डिस्ट्रिक्ट में थे, कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे थे। तो वहां की सरकार के कई मंत्री लोग भी हमारे साथ थे, महिला मंत्री भी थी। तो हम लोग उनसे डिस्कस कर रहे थे महिलाओं के इश्यूज को। तब ये बात निकल के आई, स्नेह स्पर्श माने वो महिलाएं जो सिंगल मदर हैं, नहीं शादी की है, लेकिन बच्चे को अडॉप्ट करने का, उसके पालन पोषण का तो उनका भी राइट है। आजकल तो सैरोगेसी का भी जमाना है, बहुत सारी चीजें हमारे समाज के अंदर धीरे धीरे एक्सेप्ट की गई हैं। तो उन स्थितियों के अंदर वो सिंगल मदर जो है, उसको स्नेह स्पर्श का नाम दिया गया है, ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल सके। सरकार की तरफ से उसको थोड़ा बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, और इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि और भी लोग जो हैं, जो सिंगल महिलाएं हैं, जिन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया है अकेले, वो एक बच्चा अडॉप्ट करके उसको वही प्रेम और ममता देना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनका नेचुरली हक है। तो उस हक को कैसे महफूज रखा जाए, तो ये सरकार का काम है। तो स्नेह स्पर्श को और ज्यादा फैलाने की जरूरत है सरकार की तरफ से, और उसको जो भी मापदंड हो, जिस भी दायरे में वो आता है, तो सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जो कृषि कार्यों में महिलाओं की भागीदारी का सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि उनको जी। प्राथमिकता दी जाए, तो प्राथमिकता तो पहले से ही है। अगर आप देखें, कोई रोक तो नहीं रहा है कि वो कृषि कार्यों में हिस्सा लें या ना लें, चाहे वो ऑर्गेनिक खेती का आपका मामला है या निशुल्क बीज वगैरह का। इसमें अलग से क्या आप लोग कहना चाह रही हैं? अ, देखिए जी, मैं किसानों के बीच में 1 साल आंदोलन में रही हूँ, शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर। बिफोर दैट मैं पहले खेती बाड़ी के परिवार से जुड़ी हुई हूँ। मैं उस फैमिली से आती हूँ, मेरा मायका ससुराल दोनों ही खेती किसानी करते हैं, और बहुत नजदीक से अपने बचपन से ही देखती आई हूँ। तो भेदभाव तो महिलाओं के साथ होता है, वो चाहे उनकी मजदूरी को लेके हो। जो खेती हर मजदूर महिलाएं हैं, पुरुष को ज्यादा दिया जाएगा, महिला को कम दिया जाएगा। तो सरकार जब बाकी चीजों का मिनिमम वेज तय करती है, तो इस पे भी एक नजर डाल लेनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के सवाल हैं, आप भी बेहतर जानते होंगे कि महिलाओं को सुरक्षा कितनी खोती है, उनके साथ कितनी बदसलूकी होती है, कितने मौड़ मुस्तंडों की उनके ऊपर नजर रहती है। जवान बेटियां जाएंगी नहीं माँ बाप के साथ खेतों में काम करने, तो खाएंगी क्या? परिवार का गुजारा गुजर बसर कैसे चलेगी? वो जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीजों का शिकार भी वो होती हैं। तो ये दिमाग में रखते हुए, या इस तरह की एक समझ बनाते हुए, हमको लगा कि उन महिलाओं को इस रूप में मदद मिलनी चाहिए। दूसरा, आप ये भी देखते होंगे कि अ, कहना बहुत आसान है कि भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें 70% खेती बाड़ी परिवार चलाते हैं, किसान ऐसा करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जब बाजार में माल बेचने के लिए जाना, फसल बेचने के लिए जाना, कभी किसी ने कहा महिला से जाके कि तुम जाओ, तुम जाके बेचो, और उसका जो मुनाफा मिलेगा वो अपने पास में रखो? वो कभी ऐसा होता नहीं है। महिलाएं
परिवार की मुखिया के तौर पे अभी भी हाशिए पे हैं, अभी भी उस तरह से मेजोरिटी में उनको नहीं देखा जा रहा है। तो खेती किसानी को लेके जितनी तकलीफ है, जिस तरह की परेशानियां महिलाएं भुगतती हैं, तो वो दर्जा तो उनको अभी तक कहीं मिला नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी ने अपनी दबंगता से चलते हुए वो मुकाम हासिल कर लिया, तो वो एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात, ये निशुल्क बीज वितरण की जो बात है, हमें लगता है कि जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम है, तो ये कोविड काल में बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया। अभी तो जितना कंपनियों कारखानों में छंटनी हो रही है, या जो लोग हैं अभी भी उनको ये सहूलियत है, क्योंकि ऑफिस से लाना ही ना पड़े, तो ऑफिस के खर्चे कम हो तो वर्क फ्रॉम होम दे दो। ठीक इसी तरह से ऑर्गेनिक खेती की बात हो, या प्लांटेशन की बात हो, या वेजिटेबल्स के पौध तैयार करने की बात हो, तो अगर महिलाओं को आप निशुल्क बीज देंगे, उनको वो पॉली बैग दे देंगे, तो वो अपने घरों में बैठी हुई इस तरह की पौध को तैयार कर सकती हैं, और उनको घर बैठे मुनाफा भी होगा। वो सरकार को प्रोवाइड करवा सकते हैं, सरकारी एजेंसीज को दे सकती हैं। ये बिल्कुल उस नर्सरी की तरह है, जैसे प्लांट्स की नर्सरी तैयार होती है और उसको सरकार पौधों को बेचती है, नॉमिनल रेट पे बेचती है। और ये घर घर भी किया जा सकता है, लोग अपनी छत पे कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस है उसमें कर सकते हैं। तो महिलाएं इसमें बहुत आसानी से, जैसे पहले कहा जाता था कि आप सिलाई सीख लीजिए, आपका खर्चा आसानी से निकल जाएगा। तो नए दौर में नई चीजों को हमको अपनाना चाहिए। हर महिला कंप्यूटर नोइंग नहीं हो सकती, लेकिन आप इस काम को तो आसानी से कर सकते हैं ना। आप अपना धनिया, टमाटर, मिर्ची, बैंगन और सब्जियां वो घर में उगा सकते हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ी रकम की इसमें जरूरत नहीं है। मुश्किल से कुछ 100 रुपए इसमें चाहिए, 1000 रुपए में भी काम शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों को सरकार को प्राथमिकता के आधार पे लेना चाहिए, और उससे एक बड़ी आबादी को, आधी आबादी को हमें घर बैठे रोजगार मुहैया करा सकते हैं। ये ये जो विधवा और सिंगल मदर्स और जो सेपरेटेड औरतें हैं, उनके बच्चों की हायर स्टडीज के लिए जो आप लोगों की मांग है, क्या मांग है? देखिए, अभी एजुकेशन एक हब के तौर पे उभर के आया है, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी, और डोनेशन के मामले में भी। किसी को एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो इतना महंगा है कि करोड़ों की बात होती है। किसी के पेरेंट्स इस बात को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हर परिजन नहीं कर सकते, खासतौर पे जो सिंगल मदर्स हैं, या विधवा परित्यक्ता हैं, अकेली महिलाएं, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। तो ये एक फंडामेंटल राइट है कि उनको प्रॉपर एजुकेशन हासिल हो, वो शिक्षा प्राप्त करना, उच्च शिक्षा। शायद हम और आप लोग जिस मुकाम को हासिल कर पाए, उस वक्त इतना कंपटीशन भी नहीं था, इस तरह की होड़ नहीं थी। लेकिन अभी जो है, तो वो माताएं कैसे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और अच्छे कोर्स में भेज पाएंगी जब सब कुछ इतना महंगा है। तो सरकार की तरफ से इस तरह एजुकेशन लोन की बहुत बात होती है, लेकिन वो उसमें ब्याज इतना होता है कि जब तक वो बच्चा काम पे नहीं लगेगा तब तक ब्याज लौटाना ही भारी पड़ जाए। तो इसीलिए बिना ब्याज के इस तरह का एजुकेशन लोन दिया जाए, जिसमें वो माताएं अपने बच्चों के अच्छे संस्थानों के अंदर दाखिले करवा पाए, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढंग से कर पाए, ताकि वो अपने पैरों पे सक्षम हो पाए। तो इसके पीछे, वो चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, उन सभी बच्चों के लिए ये बात है। तो वो इसीलिए हमारे संगठन ने इस मांग को सरकार के समक्ष रखने की बात की है। ये जो बेघर महिलाएं हैं, उनको न्यूनतम दर पर या न्यूनतम किराए पर जी। कमरे या रूम उपलब्ध कराए जाएं, ये क्या खास आपको राजस्थान के संदर्भ में ये एक जरूरत लगती है? और ये क्या कैसे आप लोगों के ये मांगों की सूची में ये बात सामने आई कि बेघर महिलाओं को मदद मिल जाएगी इससे, कि अगर उनको कम से कम किराए पर कमरे या रहने की जगह उपलब्ध कराई जाए? जी, इरफान साहब, ये दो तीन एंगल से इसको देखना होगा। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जयपुर के अंदर एक जयपुर नगर निगम ने हॉस्टल खोला था कामकाजी महिलाओं के लिए, छात्रावास। तो ऐसी जो जयपुर से बाहर की थी,
वो अपना हॉस्टल में एडमिशन लेके अपने काम पे जा सकती थी। वो बाद में मेट्रो को दे दिया गया, फिर किसी और को वो भवन दे दिया गया, वो कामकाजी हॉस्टल बंद हो गया। ये है एक बात, एक तरह की कि महिलाएं जो कामकाजी हैं उनके लिए इस तरह की बात। अब बात आती है होमलेस महिलाओं की, जिनके सर पे ना तो छत है, ना रहने का कोई ठिकाना है, रैन बसेरा वो टेम्परेरी हैं। उसमें भी आपके प्रॉपर आईडी कार्ड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तब जाके आपको कहीं उसमें दाखिला मिल पाता है। और फिर वहाँ एक अलग तरह का एक्सप्लॉइटेशन चलता है, क्योंकि हम बहुत बार ऐसे शिविरों के अंदर रात्रि चेकिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी लापरवाहियां सामने आती हैं। और ये देखते हुए, और हम चूंकि काउंसलिंग सेंटर डे टाइम में होते हैं, उनका अपना एक टाइमिंग है, 9:30 खुलना है, 5:30 बंद हो जाना है। आफ्टर दैट आपके जो टेलीफोन नंबर है वो तो पूरे प्रदेश में है, तो लोग मदद मांगते हैं, तो आपके पास क्या चाह रहा, क्या जगह है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई महिला बस स्टैंड पे, कोई रेलवे स्टेशन पे, कोई किसी फ्लाईओवर के नीचे तो रातें गुजारती हैं, तो वो दुराचार की भी शिकार होती हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो प्लान करके बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं, जयपुर की तरफ भी आ रहे हैं, और भी मेट्रो सिटीज के अंदर जा रहे हैं। तो उसमें भी महिलाओं के साथ कमोबेशी ये स्थिति है। एक बगरिया कम्युनिटी है, वो भीलवाड़ा, राजमंद, नाथद्वारा, उदयपुर और अजमेर तक वो बगरिया कम्युनिटी है। वो जयपुर में बड़ी तादाद में वो लोग आते हैं। अब आप ये देखिए कि वो अपने इलाकों में खजूर के पौधे से, उसके पत्तों से झाड़ू बहुत अच्छा बनाते थे, लेकिन यहाँ आके भीख मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई काम नहीं है, उनके हुनर को किसी ने जाना समझा ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल फ्री किसी को दो, फ्री करके तो आप मोहताज कर देते हैं, तो फ्री ना करें, लेकिन उनको उस तरह की उनकी स्किल को उभारा जाए, वो किसी हिंसा का या जाति का शिकार ना हो। तो उनको अगर मिनिमम उस पे रेंट पे, किराए पे ऐसे कमरे या ऐसी जगह, ऐसा स्पेस उपलब्ध करवा दिया जाए, वहां वो सुरक्षित भी रहेंगी और उनके हुनर को भी हम आगे उभारेंगे। तो उसमें मार्केटिंग तो देखो सरकार को ही करनी पड़ेगी। वो महिला अधिकारिता, महिला बाल विकास विभाग जो भी हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सरकार के पास एक ढांचा है, उस ढांचे में उसको फिट किया जा सकता है। तो सरकार के अपने अमरता हाट लगते हैं, ऐसे हाट्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स को प्रमुखता से रखा जा सकता है। तो बिल्कुल फ्री में ना करके उन महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान में रखना होगा। कितनी बार इस तरह के फोन आते हैं कि फलां चौराहे पे एक महिला मिली है, या फलाना ऑटो ड्राइवर उसको लेके जबरदस्ती जा रहा था, या कोई भी कॉल करता है तो हम कॉल भी अटेंड करेंगे, तब जो पॉसिबल होगा वो मदद भी करेंगे। लेकिन स्थायी हल क्या है, तो वो स्थायी की तरफ हम देख रहे हैं। फिर मेंटली सिक महिलाएं जो हैं, घर से बेघर हैं, वो सड़कों के ऊपर कहीं भी फटेहाल कपड़ों में, बिना कपड़ों के, किसी भी हालत में, बीमारी की हालत में भी मिलती हैं। अभी पिछले दिनों एक महिला थी, तो बाद में उसका निधन भी हो गया, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके की थी, उसका परिवार लेने ही नहीं आया। तो ये स्थितियां सामने आती हैं। एक कोई उत्तर प्रदेश की और महिला थी, उसका वो गूंगी बहरी थी, बोल नहीं सकती थी, डफ एंड डेम थी, आ, ना अपने घर का एड्रेस बता पा रही थी, बहुत मुश्किल से ढूंढा। ऐसे ही मुनफ्फा एक लाल बाग पश्चिमी बंगाल की थी, 2 साल बाद वो कश्मीर से किसी कश्मीरी ट्रक के ऊपर आई, तो 16 साल की बच्ची थी वो। तो बहुत मुश्किल से उसके शब्दों को ट्रेस करके हम उसके घर वालों को ढूंढ पाए, और उसको सही जगह पे पहुंचा पाए। तो सिर्फ शेल्टर होम काफी नहीं है। इस संदर्भ में ये बात कही गई है, या ये सोचा गया है कि इस तरह के रेंटल, मिनिमम रेंटल रूम उनको प्रोवाइड करवाए जाएं। उनकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये 2 BHK का, 1 BHK का हो, एक एक कमरे में गुजारा हो सकता है, लेकिन सुरक्षा तो रहेगी ना, तो महिलाएं महफूज रहेंगी, यही मकसद इसके पीछे है। अच्छा, ये जो आप लोगों का कहना है कि ट्रांसजेंडर्स को जो
जी। उनको दूसरे एम्प्लॉयज की तरह छुट्टी दी जाए, लीव दी जी। जाए? क्या दी नहीं 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 जाती? नहीं है सर, बिल्कुल भी ऐसी कोई छुट्टी उनको नहीं मिलती है, खासतौर पे ये 2 इयर्स चाइल्ड केयर लीव है जैसे, तो उनके लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है इसका। और जबकि मैंने यहाँ देखा नई भोर संस्था जो ट्रांसजेंडर्स की है, तो ट्रांस वीमेन्स हैं उसमें सबसे ज्यादा, तो वो लोग भी ऐसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनका एजुकेशन उनका बाकी सब ध्यान रखते हैं। तो तभी ये बात चर्चा के दौरान ही निकल के आई थी कि उनके साथ इस तरह की कोई रियायत नहीं है, उनको इस तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलती है, जबकि उनको भी मिलनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान का 2 ही महिलाएं हैं जिनको अभी तक रोजगार मिला है। उसमें एक महिला कांस्टेबल है गंगा, जो जालोर डिस्ट्रिक्ट से है। उसकी लंबी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ी, तब जाके उसको जॉब पे रखा, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाने पड़े। वो महिला सिपाही है। दूसरी हमारे यहाँ पे काउंसलर हैं, जमवा रामगढ़, जयपुर ग्रामीण का एक इलाका है, वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है जमवा रामगढ़ सर्किल, तो वहां पे हमने उसको एज ए काउंसलर रखा। वो मास्टर ऑफ सोशल वर्क करके वहां पे जॉब में है। तो अभी तक 2 महिलाएं जिसको हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि उनको जॉब दिया गया है। तो बोर्ड जरूर राजस्थान में बना है ट्रांसजेंडर्स का, उसमें ट्रांस वीमेन पुष्पा माई को ऐसे मेंबर रखा गया है। बट जितना हक है उनको, प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पे भी उनको जॉब मिलना ही चाहिए। उनको रूम अगर देखना है, कमरा चाहिए, तो भी बहुत तरह के एग्जाम पास करके तब जाके उनको कहीं कमरा हासिल होता है, बहुत बार नहीं मिलता है। तो काफी खराब हालत है, परिवार अभी तक उस स्थिति में नहीं है कि उनके इन रिश्तों को संभाल पाए या समझा पाए। तो इसलिए एक अलग स्पेस की जरूरत है। और मैं समझती हूँ कि जब हमने कई साल पहले राजस्थान में पहली महिला प्राइड ट्रांसजेंडर की थी, तो मुझे पुलिस को समझाने में ही बहुत जोर आया था, पुलिस कमिश्नर को ये बताने में कि ये सिर्फ अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ये कोई पूरे समाज को थोड़े कह रहे हैं हमारे साथ आओ। ये अपने राइट्स को लेके एक मार्च निकालना चाहते हैं, तो आप इसको परमिशन दो। लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझा पाए। तो जो एक स्वस्थ नजरिया होना चाहिए, वो नजरिया की कमी तो अभी भी है ना। तो इसलिए इनकी ये मांग छुट्टी को लेके है, तो वो इसी वजह से है। और हमें लगता है कि ये उसके हकदार हैं, जब नॉर्मल बाकी सबको मिलती हैं तो इनको भी मिलनी चाहिए। एक चीज और जो आप लोग कहती हैं, ये क्या मातृत्व सुख और पीरियड, ये क्या इस सिलसिले में क्या मांगे? देखिए, इससे पूर्व में अपन डिस्कस कर चुके हैं मातृत्व सुख जो है, तो उसमें मैटरनिटी लीव को लेके ही बात की। अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पहले से है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में 2 इयर्स चाइल्ड केयर लीव नहीं है ना, कुछ विभागों में तो हाँ बिल्कुल ठीक है, ही ये नहीं। वाली तो बात हम लोग पहले कर हाँ चुके हैं जी, हाँ जी, कि वो कर हाँ। चुके हैं हम। जी ठीक जी। है। अच्छा, ये जी। युवाओं को जो सुरक्षित वाहन चलाने या अनिवार्य रूप से सामाजिक कार्यों में उनको भागीदारी सुनिश्चित करने के मसले में क्या आप लोग कर रहे हैं? हाँ जी। ये जैसे आप डे ऑफ रिमेम्बरेंस आज है, पूरे देश और दुनिया में इसको इस रूप में याद किया जाता है कि जो रोड विक्टिम्स थे, रोड एक्सीडेंट में चले गए, तो उनको याद किया जाता है। और इस तरह से अभी आगे घटनाएं ना हो, तो उसको लेके तो मैं जहां तक खुद की बात करूं, तो मैं उससे पीड़ित हूँ। 15 मार्च 2020 को मेरा खुद का सिंगल चाइल्ड था, 25 साल का, वो गया दुनिया से। इंटेलेक्चुअल था, बहुत समझदार था। जिस दिन वो गया उस दिन मैं शाहीन बाग जयपुर के अंदर थी। वो बहुत मजबूत स्तंभ था मेरा। तो होता तो देश के काम आता, उस सोच को आगे बढ़ाता। मेरे कुछ दोस्त लोग पहले भी इस विषय पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह से इसमें जुड़ी हूँ। और हमें लगता है कि नौजवान जो है, और कई बार ये भी है कि आप अपनी गाड़ी ठीक से चला रहे हैं लेकिन सामने वाला या पीछे वाला ठीक से नहीं चलाता, तो आप उसका शिकार हो जाते हैं। ये 2 नौजवान उस दिन गए हैं,
मेरा बेटा भी और उसका दोस्त भी दोनों सिंगल चाइल्ड थे। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तकलीफ से गुजरे होंगे। तो और माँ बाप के साथ ये ना हो। तो इसलिए युवाओं के साथ एक संवाद लगातार होना चाहिए। उनको ऐसे प्रशिक्षण में इन्वॉल्व करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी जो है वो और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ताकि वो एक जिम्मेदार नागरिक बने। दूसरा, हम एक अपील जो लगातार करते हैं, ठीक है, हम अपने तौर पे प्लांटेशन भी करेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाएंगे, जरूरतमंद को प्लाज्मा भी ऑन द स्पॉट देंगे, वो सब काम हम करेंगे। लेकिन वो जिंदगी जो चली गई वो वापस लौट के नहीं आती है। तो उसके पीछे पूरा परिवार होता है। तो हम जो अपील करते हैं, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ। मेरा बेटा आर्टिस्ट था, तो जरूर। वो है ना, उस अपील में हमने कहा कि जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीने तक रुक सकते हैं, चलने के लिए 2 वर्ष, स्कूल में प्रवेश के लिए 3 वर्ष, मतदान के लिए 18 वर्ष, नौकरी के लिए 22 वर्ष, शादी के लिए 25 से 30 वर्ष। इस तरह अनेक मौकों के लिए हम इंतजार करते हैं, लेकिन गाड़ी ओवरटेक करते समय 30 सेकंड भी नहीं रुकते। एक्सीडेंट होने के बाद यदि जिंदा बचे तो अस्पताल में कई घंटे, कई दिन, महीने या साल निकाल देते हैं। कुछ सेकंड की गड़बड़ी कितना भयंकर परिणाम ला सकती है। जाने वाले चले जाते हैं, पीछे वालों का क्या? इस पर विचार किया? कभी किया नहीं। फिर हर बार की तरह सिर्फ नीति को ही दोष। इसीलिए सही रफ्तार, सही दिशा में वाहन संभल कर चलाएं, सुरक्षित पहुंचे। आपके प्रियजन घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो ये अपील हम, क्योंकि वो आर्टिस्ट था तो उसका ये एक बुक मार्क है। बहुत सारे हैं पेंटिंग्स तो, लेकिन एक बुक मार्क के तौर पे हम हर डिपार्टमेंट में हर जगह पे देते हैं, बड़े पोस्टर्स भी देते हैं। एक मुस्कान एनजीओ है, वो लोग भी इस तरह का काम करते हैं। एक एशिया के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इस तरह से काम करता है। तो इसके पीछे मकसद यही है। सरकार ने भी इस बात को माना। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने एक्सीडेंट में जो इंजर्ड हुए हैं उनका दुर्घटना बीमा 10 लाख तक का इलाज बिल्कुल निशुल्क किया है। एक एकेडमी खोलने की बात की है। तो वो तो आगे कौन सी सरकार आएगी, क्या होगा, अभी असेंबली के चुनाव है, उस पे पता चलेगा। लेकिन इसके पीछे मकसद यही है कि जिंदगियां कैसे बचें, जीवन कैसे बचाया जाए, और बाद जो पीछे वाले रह जाते हैं वो भी पछताए नहीं, और वो बच्चे या नौजवान या महिला पुरुष जो भी हैं वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। यही भावना है उसके पीछे। ये बहुत ही जरूरी बात आपने कही। ये तो हम समझते हैं कि सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश भर में ये एक जन जागरण चलाने की जरूरत है, जिससे कि ये जो असमय मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, उसको लेकर एक, और उसमें ये वाला पहलू बहुत जरूरी है, ये जो अनिवार्य रूप से सामाजिक कार्यों में जो भागीदारी का पहलू है, जी। उससे वो एक कंट्रोल कहीं ना कहीं आता है, और वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से पैदा होती है। ये जो एक स्पीड का जो थ्रिल है या फिर जो इम्पेशेंट होना है, वो सब इन दुर्घटनाओं को शायद जन्म देता है। अब आप से हम अंतिम आखिरी सवाल पूछेंगे कि ये जो सार्वजनिक स्थानों पर रात में जो महिला गार्ड रखने का सवाल है, अभी उसकी संख्या क्या है, और बढ़ाने की जब आप बात कर रही हैं तो क्या सुझाव है आपका, कितनी बढ़ाई जाए कि जिससे समस्या ठीक से एड्रेस की जा सके? जी, इरफान साहब, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। जब हमने 2013 में वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर अपराजिता भारत का पहला खोला था, तो शायद 2015 की बात रही होगी, जब हमारे पास एक केस आया। स्टेट वीमेन कमीशन चेयरपर्सन जयपुर से बाहर थे, और उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया कि आप उनसे बात कर लें, वो हेल्प करेंगी। उस महिला को लाना था, रेस्क्यू करना था। अब नाइट शिफ्ट में, क्योंकि वो 24 आवर्स है, और उसमें इतना ही स्पेस है कि 4 शिफ्ट हैं, और एक शिफ्ट जो है नाइट में, तो उसमें भी एक काउंसलर और एक पुलिस का स्टाफ रहेगा, और डॉक्टर्स तो ऑन कॉल है। हॉस्पिटल के अंदर ही वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर रहते हैं। तो उसको लाने के लिए जिस भी पुलिस थाना को कॉल किया, कोई भी रेस्क्यू करने के लिए तैयार नहीं था। यही कह रहा था कि हमारे पास महिला कांस्टेबल नहीं है। बड़ी विडंबना है ये। जयपुर जैसे मेट्रो सिटी में इतनी बड़ी आबादी का अगर उसमें ये हाल था, तो फिर क्या होगा? बाकी जगह तो आप पूछ सोच ही नहीं सकते।
तो तब हमने अगले ही दिन पुलिस कमिश्नर से बात किया कि ये रात को दिक्कत आई है। और हालांकि उसकी व्यवस्था तो की, महिला को तो सड़क पे नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने कंट्रोल रूम के अंदर ये तय किया कि रात को 6 महिला कांस्टेबल रखी जाएंगे, जिस भी इलाके में जरूरत होगी वहां भेजा जाएगा। ये तो है पुलिस की बात। अब महिला गार्ड्स की बात है। होम गार्ड के अंदर भी महिलाओं की भर्ती होती है, हाड़ा रानी बटालियन के अंदर भी होती है, कुछ और भी फोर्सेस हैं और प्राइवेट भी हैं। लेकिन सरकारी तौर पे देखा जाए तो वो नगण्य है, रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं है। थानों के अंदर आजकल महिला कांस्टेबल को बुलाना शुरू कर दिया है या रखना शुरू कर दिया, लेकिन इस लेवल पे नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थान है वहां पे कुछ हो। कोविड काल से राजस्थान के अंदर निर्भया स्क्वाड करके बनाया गया एक समूह, जो बाइक पे लड़कियां चलती हैं। तो वो ऐसे ठिकाने या इलाके जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल्स हैं, ज्यादा आबादी वाले जहाँ पे बच्चियां निकलती हैं, उन क्षेत्रों में होती हैं। बाजार का क्या, जहाँ महिलाएं बड़ी आबादी में आना जाना करती हैं। तो रात में कोई ऐसी मुलाकात किसी गार्ड से मेरी तो कभी महिला गार्ड से हुई भी नहीं है। इवन हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर भी नहीं होती। तो कई बार ऐसे हादसे हॉस्पिटल्स के अंदर भी जाती महिलाओं के साथ हो जाती हैं, अपने परिजनों के साथ आई हैं या पेशेंट हैं वहां पे। तो वो सिक्योरिटी सेफ्टी सार्वजनिक स्थानों की बात इसलिए की है कि वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि महिलाएं सेफ और सुरक्षित रहें और उनके साथ लोग सभ्यता और इज्जत के साथ पेश आए। जी। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा सिद्धू, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। और हमारा इरादा तो नहीं था कि आपके बेटे की उस दुखद मृत्यु का संदर्भ यहाँ आए, लेकिन चूंकि खुद आप इसको लेकर एक बाकायदा अभियान ही चला रही हैं, तो शायद उसकी वजह भी यही है कि जो आपके साथ हुआ वो दूसरी माओं के साथ ना हो, या किसी के साथ भी ये ना हो। इसके लिए एक बहुत ही जरूरी अभियान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया निशा सिद्धू, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। जी, बोल इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मुझे ये अवसर दिया अपनी बात साझा करने के लिए। बोल इंडिया में आज हमारे साथ थी निशा सिद्धू, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की नेशनल सेक्रेटरी हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ी थी। देखते रहिए बोल इंडिया। मिलेंगे अगले मेहमान के साथ जल्दी।